नमस्कार। नमस्कार प्यारे साथियों, रिवीजन विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। और हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं राजस्थान कल्चर की। एक बेहतरीन एक नई शुरुआत राजस्थान कल्चर की हम करने जा रहे हैं, जो हमारे सभी एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण है। और इसमें हम जो कल्चर में सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान के साहित्य। जो साहित्य है, साहित्य वाले पोर्शन में से एक क्वेश्चन आराम से आता है, हर बार आता है, हर वैकेंसी में आता है, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि साहित्य क्या है, कैसे है भाई, मतलब ये ख्यात क्या होती है, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान साहित्य है वो दो भाषाओं में, एक तो देखिए डिंगल और दूसरी है पिंगल। जो डिंगल है वो मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप है। मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप है वो कौन सा है? डिंगल है। और जो ढूंढाड़ी भाषा है, उस ढूंढाड़ी भाषा का जो ये साहित्यिक रूप है, उसको क्या बोलते हैं? पिंगल बोलते हैं। अब देखिए, डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है? राजस्थानी साहित्य भाषाओं के दो रूप हैं। अब मारवाड़ी में जो लिखे गए हैं उसको डिंगल बोलेंगे, और ढूंढाड़ी भाषा में जो लिखे गए हैं या ब्रिज भाषा में जो लिखे गए हैं उनको क्या बोलेंगे? हम पिंगल बोलेंगे। उसके बाद में देखिए, ख्यात क्या चीज़ होती है? हमने ये पढ़ा होगा, हमारी बुकों में बहुत बार लिखा होता है ख्यात क्या होती है, वंशावली क्या होती है, वाद क्या होता है। तो इनके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि भाई मतलब कौन सी किसके द्वारा लिखी गई है। ये थोड़ा सा भाई मतलब बेसिक सा नॉलेज होगा तो हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, ख्यात क्या होती है? ख्यात होती है मान मर्यादा वंशावली का चित्रण हो जिस ग्रंथ में। ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या हो? वंशावली का चित्रण हो। ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या हो? मान मर्यादा को बताया गया हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं मोहनोत नैनसी रिख्यात, बांकीदास रिख्यात, दयालदास रिख्यात, बीकानेर के राठौड़ों रिख्यात। ये सारी की सारी क्या है? ख्यात है। इनमें क्या दिया हुआ है? या तो वंशावली का चित्रण दिया हुआ है, और या फिर मान मर्यादाओं के बारे में, भाई मतलब उनकी मान मर्यादा वंशावली का चित्रण इस तरीके से दिया गया है। दूसरी चीज़ देखिए, वंशावली क्या होती है? वंशावली होती है वंश का इतिहास या राजवंश की वंशावली का विवरण होता है। इसमें देखिए, वंशावली में क्या होता है भाई मतलब राजा क्या करते जाते हैं भाई मतलब अपने से ऊपर दादा परदादा का और उनका सबका एक भाई मतलब जो इनके कवि वगैरह जो भी रहते थे दरबार में, उनसे क्या करते थे? लिखवाते थे। पहले की जो बातें थी उनमें ऐड कर दिया करते थे। तो ये उनकी एक तरीके से क्या बन जाती थी? वंशावली बन जाती थी, जो हमारे आज इतिहासकार जिनको हम भाई मतलब काम में लेते हैं और बताते हैं कि उसके बाद में ये था, उसके बाद में ये था। तो ये वंशावली इस वजह से बहुत फ़ायदेमंद रही है। देखिए, वंशावली में अगर हम देखें तो राठौड़ों की वंशावली, राठौड़ों की वंशावली, उसके बाद में राजपूतों की वंशावली, रजवाड़ों की वंशावली। ये राजपूतों और रजवाड़ों ये राजस्थान के भाई राजपूतों की वंशावली है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखिए, वात क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वात देखिए, वात जो होती है, वात का अर्थ होता है कहानी कहने से। ठीक है, वात का अर्थ क्या होता है? कहानी कहने से। वात मतलब बात, एक तरीकों बात बताना या फिर कहानी कहने से होता है। और ऐतिहासिक और पौराणिक प्रेम प्रसंगों का क्या होता है? ये संकलन होता है। ऐतिहासिक और प्रेम प्रसंगों का ये क्या है? संकलन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश की। किसी भी व्यक्ति या विशेष या वंश पर प्रकाश डालना, भाई मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी व्यक्ति है, उसके वंश पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्ति वंश विशेष पर प्रकाश डालना वाले क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे पाबू प्रकाश, पाबू जी के ऊपर लिखा हुआ है, राज प्रकाश है, उदय प्रकाश है। तो इस तरीके से ये क्या है? कोई व्यक्ति विशेष पर क्या किया गया है? भाई मतलब व्यक्ति विशेष पर कोई भी भाई मतलब रचना की गई है, और उसमें बताया गया कि ये इस प्रकार का था, इसने ऐसे कार्य किए थे, और ये यहाँ यहाँ गया था। ये जितने भी भाई मतलब उसके जीवन काल में कार्य है एक तरीके से, तो वो सारे के सारे इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। अब देखिए, वचनिका। वचनिका क्या होती है ये हम बात करते हैं। तो गद्य की तुकांत रचना, घटना व्यक्ति विशेष वंश पर आधारित होती है, वो क्या कहलाती है? रचना कहलाती है। देखिए, हम बात करते हैं, एक तो गद्य होता है और एक होता है पद्य। जो भाई मतलब क्या होता है?
गद्य की अगर हम बात करें तो गद्य वो चीज़ होती है जिसमें क्या है, सीधा लेख वगैरह लिखा जाता है, कोई भी भाई मतलब इसमें कविता के टाइप में या कोई दो एक टाइप में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो पद्य होता है उस पद्य में कविता के रूप में भाई मतलब किया जाता है, कविता के रूप में या फिर गाया जाता है, इसमें गा के बताया जाता है, ये सारी चीज़ें पद्य में होती है। तो वचनिका आप देखो, गद्य और पद्य की तुकांत रचनाओं को क्या कहते हैं, वचनिका कहते हैं। अब इस वचनिका में हम देखते हैं कि अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये अचलदास खिंचीरी वचनिका है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए मरीस्या क्या होता है, तो ये याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये मरीस्या है, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। तो मरीस्या क्या होता है, मृतकों की याद में जो रचना की जाती है उसको क्या कहते हैं, मरीस्या कहते हैं। देवादेत, उर्दू या फारसी भाषा की गई रचना देवादेत कहते हैं और ये दोहों पर आधारित कलात्मक लेखन शैली होती है। उसके बाद में देखिए रासो क्या होता है, रासो आपने रासो बहुत पढ़ा होगा, तो रासो के बारे में आप देखते हैं तो देखिए रासो क्या होता है ये हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है रासो, रासो देखिए रासो होता है युद्ध, सैनिक अभियान, प्रेम प्रसंगों पर आधारित होता है। जैसे पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा की गई है और पृथ्वीराज रासो लिखी किसकी गई है, ये चंद बरदाई की लिखी गई है, चंद बरदाई की लिखी गई रचना है जो हम आगे पढ़ेंगे। रासो क्या होता है, युद्ध, सैनिक अभियान और प्रेम प्रसंगों पर लिखी गई होती हैं। और ये क्या है भाई मतलब रासो की अगर हम बात करें तो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है ये, ठीक है। और ये जो पृथ्वीराज है ये पृथ्वीराज थर्ड है, ठीक है ना। अब देखिए वैली, वीरता, उदारता, इतिहास, प्रेम प्रसंग और स्वाभिमान और वंशावली पर आधारित जो होती है उसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ये वैलियां हैं वो अधिकतर डिंगल शैली में लिखी जाती हैं। और वैली किशन रुक्मणी रिख्यात, ये क्या है, वैली किशन रुक्मणी रिख्यात है, ये एक प्रकार की वैली है। अब हम इम्पोर्टेंट ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें से आप याद ही रखना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं अब इसमें, तो देखिए राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना राजस्थान साहित्य की कौन सी है, ये भरतेश्वर बाहुबली घोर है। भरतेश्वर बाहुबली घोर क्या है, ये राजस्थान की प्रथम रचना है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना प्रथम है तो ये याद रखें कि बाहुबली है वो क्या आएगा, प्रथम। क्यों, क्योंकि उसकी बाहु में क्या है, बल बहुत ज़्यादा है, तो जिसके पास बल ज़्यादा होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, प्रथम रहेगा। तो देखिए बाहुबली भारत में यानी कि भरतेश्वर में क्या रहेगा, प्रथम, तो बाहुबली भारत में प्रथम रहेगा। तो बाहुबली भारत में प्रथम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थानी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो किसने की, तो राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर की गई है। अब लिखी कब गई है, 1168 में लिखी गई है और किसने लिखी थी, वज्रसेन सूरी द्वारा रचित है, वज्रसेन सूरी के द्वारा रचित है। दूसरी देखिए संवंत का उल्लेख कर साहित्यिक रचना, देखिए ये जो रचना है ये तो है प्रथम रचना, और अब संवंत का उल्लेख, जैसे विक्रमी संवंत और ये संवंत होते हैं ना, तो इन संवंतों का उल्लेख करके राजस्थानी साहित्य की जो प्रथम रचना है ये भरत बाहुबली रास ने लिखी थी। किसने, भरत बाहुबली रास ने लिखी थी। है दोनों में ही बाहुबली, जो बाहुबली होगा वही प्रथम होगा, चाहे भरत हो चाहे भारतेश्वर हो। अब देखिए ऊपर वाले में क्या है, भारतेश्वर, और भारतेश्वर का यहाँ पे क्या बन गया, भारतेश्वर का यहाँ पे आके बन गया भरत, ये याद रखना। तो भारतेश्वर से क्या बन गया, भरत, और बाहुबली का बाहुबली, ठीक है। तो ये भरत बाहुबली रास ने क्या लिखी है, संवंत का उल्लेख करके प्रथम साहित्यिक रचना की है, और ये है शालींद्र भद्र सूरी द्वारा रचित। किसके द्वारा, शालीभद्र सूरी के द्वारा रचित है। अब देखिए उसके बाद में वचनिका शैली की प्रथम रचना, वचनिका शैली की प्रथम रचना की अगर हम बात करें तो कौन सी है, देखिए वचनिका शैली की प्रथम रचना है अचलदास खिंचीरी वचनिका, और ये शिवदास गांडव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, शिवदास गांडव ने इसको लिखा है भाई, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट भी है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लगभग पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, अब देखिए हम बात करेंगे तीन चीज़ों की, एक तो प्रथम नाटक की, चाहे प्रथम कहानी हो चाहे प्रथम उपन्यास हो, चाहे प्रथम नाटक हो चाहे प्रथम कहानी हो चाहे प्रथम उपन्यास हो। अगर प्रथम नाटक, कहानी और उपन्यास आ गया ना, नाम याद रखना, शिवचंद्र, शिवचंद्र,
शिवचंद्र का नाम याद रखना। शिवचंद्र प्रथम नाटक के लिए भी, शिवचंद्र प्रथम उपन्यास के लिए भी, शिवचंद्र प्रथम कहानी के लिए भी। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में शिवचंद्र है वो एक भाई मतलब ख्याति प्राप्त नाम है, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा में नाटक लिखा, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा में कहानी लिखी, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा में उपन्यास लिखा। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थानी भाषा का नाटक है केसर विलास। उसके बाद में अगर हम बात करें कहानी की तो विश्रांत प्रवास, और उसके बाद में उपन्यास की बात करें तो कनक सुंदर। तो ये कनक सुंदर, विश्रांत प्रवास और केसर विलास, ये तीनों की तीनों किसके द्वारा रचित है? शिवचंद्र भारतीय के द्वारा रचित है। उसके बाद में देखें, स्वतंत्र काल में राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास आभे पटकी। आभे पटकी क्या है? आभे पटकी है स्वतंत्र काल में राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है, जो श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखा था। किसने लिखा है? श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा रचित है ये। और इसमें अगर हम देखें तो देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे, कि जो ये राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है ये आभे पटकी है, ठीक है, पर ये क्या है? स्वतंत्र काल में है। लेकिन अगर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास बोलें तो ये कनक सुंदर है और ये शिव प्रसाद भारती है। इसमें कंफ्यूज मत होना। एक तो है स्वतंत्रता काल के बाद में है वो आभे पटकी है, और राजस्थानी भाषा का प्रथम जो उपन्यास है वो है कनक सुंदर, जो शिवचंद्र भारती के द्वारा रचित है। अब देखिए, आधुनिक काल की प्रथम काव्य कृति, आधुनिक काल की प्रथम काव्य कृति है ये चंद्र सिंह बिरकाली है, और ये इनका गांव है, ये हमारे गांव से लगभग 25 किलोमीटर के लगभग ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो अगर आप कभी आओ हमारी तरफ तो मैं आपको मिलवाऊंगा ज़रूर इनसे। ये चंद्र सिंह बिरकाली, ये इन्होंने एक रचना की थी बादली नाम से, और ये क्या कहा जाते हैं? आधुनिक काल के प्रथम काव्य कृति। देखिए, आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो 3 कालों में बांटा गया है। एक तो है प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल है ये है 7वीं 8वीं से 15वीं शताब्दी तक, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें मध्यकाल की, देखो मध्यकाल, मध्यकाल की अगर हम बात करें तो 15 से लेकर 18वीं जो शताब्दी है ये है मध्यकाल। और उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए उसके बाद में अगर हम बात करें, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसके बाद में अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल की रचनाएं कौन सी मानी जाएगी? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में होगी, यानी कि जो 18वीं शताब्दी के बाद में, यानी कि जब अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन होने लग गया था, उन अंग्रेज़ों के टाइम में जितने भी कलाकृतियाँ की गई है, जितने भी साहित्यिक भी मतलब बताए गए हैं, बोले गए हैं, तो वे सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है और आगे भी हम इसका पाठ जारी करेंगे। कल हम इसके बारे में देखेंगे भाई मतलब कौन सी ख्यात किसने लिखी है, कौन सी वचनिका किसने लिखी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हम एक बेसिक सा पढ़ रहे थे, हम इसमें देखते हैं भाई मतलब कौन ख्यात किसे कहते हैं, वचनिका किसे कहते हैं, वाद किसे कहते हैं। ये एक छोटी सी एक बेस बनाने के लिए वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भाई मतलब कौन सी किसने लिखी है, क्या लिखा है, कब लिखा है, और उसमें किस चीज़ का विवरण है, इन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो रिवीजन विद योगेश को चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।